हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज प्रैक्टिस सेट संख्या 14 लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो ये प्रैक्टिस सेट है वह टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा आगामी जितनी भी आपकी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने आज प्रैक्टिस सेट संख्या 14 में किन किन प्रश्नों को शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। तो अगर हम लोग देखें, कलम की सिपाही जो है मूलतः क्या है, जीवनी, सॉरी यहाँ पर डी में गलत लिख गया है, तो ये है यहाँ पर क्या, जीवनी। किस विधा की रचना है, जीवनी है। इसको संशोधित आप लोग कर लीजिएगा। अगर हम लोग देखें तो यह जो रचना है वह कब 1962 ईस्वी में अमृत राय जी ने की थी। किन्होंने, अमृत राय जी ने। और अमृत राय जी कौन थे, वो थे प्रेमचंद जी के पुत्र, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें, काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं, तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं कवि राजशेखर जी। और राजशेखर जी का अगर हम लोग इसमें देखें काव्य मीमांसा जी में ही, तो इसमें कुल 18 क्या हैं, अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं। और माना तो जाता है कि 19 अध्याय हैं, लेकिन 19 अध्यायों में जो 19वां अध्याय जो भुवन कोश माना गया है, कितना, कौन सा भुवन कोश, वो आज तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसकी मान्यता है कि इसमें कितने, 18 अध्याय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। तो किस पर सफल हो सकता है, तो उन्होंने जो है कहा है कवित्व पर। किस पर, कवित्व पर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। जैसे आचार शब्द है, ये बहुत अधिक प्रयुक्त होता है, तो आचार शब्द मूलतः किस भाषा का है। तो अगर हम लोग देखें तो आचार शब्द मूलतः किसका है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली शब्दों में अगर हम लोग और देखें तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तंबाकू हमेशा प्रयोग करते हैं, ये भी पुर्तगाली का शब्द है। पपीता हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी पुर्तगाली का शब्द है। चाबी हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी पुर्तगाली का है। और कमीज हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है, पुर्तगाली का है। हम लोग काजू प्रयोग करते हैं, ये भी पुर्तगाली का है। हम लोग जो है अगर देखें तो गोदाम प्रयोग करते हैं, गोदाम जहाँ पर माल वगैरह भंडार किया जाता है, भंडार गृह हिंदी में शुद्ध होगा। तो पिस्तौल हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हिंदी में पुर्तगाली भाषा के, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के बहुत से शब्द शामिल हैं, उन्हें हम लोगों को जानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो अगर हम लोग देखें तो देशज से तात्पर्य है कि वो तत्सम तद्भव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, धरती जो है, पुस्तक, आग, ये जो है क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर देशज शब्द क्या हो जाएगा, देशज शब्द जो है पेड़ हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, तद्भव हैं। क्या है, तद्भव, मतलब इनके तत्सम शब्द उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं, तो कौन है, विजय देव नारायण साहे जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। मतलब जो आपकी ये रचनाएं दी गई हैं उनमें से कोई ऐसी रचना है जिनका नाम जो है सही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ए ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो रस मीमांसा रचना है वह किनकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। किनकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं।
तो अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो हम लोग देखें तो इसका जो उद्गम हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मण से हुआ है। ठीक है, चूँकि पैसाची से अगर हम लोग देखें तो पैसाची से लहंदा, कौन सी? लहंदा और पंजाबी का हुआ है। ठीक है, किसका? पंजाबी का हुआ है। यहाँ पर थोड़ा आपकी लेख सही नहीं होती है इसमें, तो इसको आप लोग बहुत मत देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और ये जो है, अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी कविता रत्नमाला लिखा हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। अगला प्रश्न है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या कौन सा? 10 नंबर का। तो इसमें जो है कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने, कवि प्रशस्त्र में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? तो इसमें जो है बहुत स्पष्ट तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये किसका है? तो ये जो है आपका ब्रजनाथ जी का है। किनका है? जो ऑप्शन संख्या ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूफी का परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं, मतलब इंद्रावती के रचनाकार कौन है? तो इंद्रावती के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद जी। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो अगर हम लोग देखें तो इनमें से जो है आपका काली आंधी उन्हीं का है। ठीक है, डाक बंगला भी उन्हीं का है और कितने पाकिस्तान भी। अगर हम लोग देखें तो चौखट जो है इनका उपन्यास नहीं है। चौखट की अगर हम बात करें तो चौखट जो उपन्यास है वह है द्रोणवीर कोहली का। किसका है? द्रोणवीर, ठीक है, कोहली। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि चौखट जो है किनका है? द्रोणवीर कोहली जी का है। बाकी काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान किनका है? कमलेश्वर जी के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण है तो ऑप्शन है भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? अगर परिणाम बोधक, चूँकि परिणाम को सुनिश्चित कर रहा है, भूख से परिणाम नहीं निकलता है, सूखने से भी नहीं निकलता, ना सूनी धरती से, कम आमदनी, ये जो है क्या कर रहा है? परिणाम बोधकता को उद्धृत कर रहा है। ठीक है, इसमें निश्चित और अनिश्चित वाचक भी होते हैं। अगर इसमें प्रश्न पूछ दिया जाता कि ये जो है परिणाम बोधक वो कर रहा है, मतलब परिणाम में अनिश्चित वाचक कर रहा है या निश्चित वाचक, तो इसको हम लोग अनिश्चित वाचक में जाए, क्योंकि कम कह रहा है, इसका एक वजन एक सुनिश्चित नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये जो है किस में आ जाएगा? अनिश्चित वाचक परिणाम बोधक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबू बालमुकुंद गुप्त जी। यह पत्रिका अगर हम लोग देखें तो 1877 ईस्वी में जो है निकलती है। कहाँ से निकली थी? कलकत्ता से निकली थी। कहाँ से? कलकत्ता से यह जो है निकली थी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप है? गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है? ज्ञानात्मक पाठ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि है? तो गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि क्या है? तो वह है स्पष्टीकरण प्रविधि। कौन सी? स्पष्टीकरण प्रविधि है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें, कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु
प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। तो कौन सी प्रविधि है? अगर हम लोग देखें तो कविता में प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन प्रविधि, पर्यायवाची प्रविधि, तुलना प्रविधि, ये तीनों में से कोई नहीं होती, तो इनमें से डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य है। तो कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पढ़ने में रुचि विकसित करना, ठीक है। कल्पना शक्ति का विकास करना, ये भी ठीक है। चारित्रिक विकास करना, ये भी ठीक है। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल है। तो मुख्य शिक्षण कौशल है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि उदाहरण में समझाने का कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन विषमता कौशल, पाठ प्रस्तावना। तो इसमें उदाहरण को समझाने, मतलब उदाहरण के माध्यम से अगर हम लोग समझाते हैं तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, रचना शिक्षण का अर्थ है। तो रचना शिक्षण का अर्थ क्या है? तो रचना शिक्षण का अर्थ है भावों विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किस पाठ्य योजना का प्रयोग आवश्यक है? तो किसका आवश्यक है? तो ये है आपका सूक्ष्म पाठ्य योजना का, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनीगत अशुद्धिकरण का प्रमुख कारण है। तो वर्तनीगत अशुद्धि का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? लिपि का सही ज्ञान न होना, बिल्कुल सही बात है। उच्चारण की अशुद्धता, बिल्कुल। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, हाँ, ये इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्तनीगत अशुद्धि के यही मूल कारण होते हैं। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं, अगर हम देखें तो ब्लूम जी हैं, ठीक है। इन्होंने मूल्यांकन आयाम, इनका अगर पूरा नाम देखें तो बेंजामिन, क्या नाम है? बेंजामिन ब्लूम, सॉरी ये ना आप लोग पढ़िएगा। फिर अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। तो पाठ्य योजना में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है शिक्षण उद्देश्य। क्या किया जाता है? शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न है, छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो किस प्रकार का उद्देश्य है? तो जो है हम लोग देखें तो ये आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कैसा? ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द के आशय को कैसे समझाएंगे? वसुंधरा मानचित्र के द्वारा, फिर इसके बाद प्रतिमूर्ति द्वारा, रेखा चित्र द्वारा और पर्याय कथन के द्वारा। तो ये गद्य शिक्षण में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पर्याय कथन के द्वारा। वसुंधरा का मतलब कि पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो हम लोग बताए देंगे, पृथ्वी है, भूमि है, इस तरीके से जो हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखें, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? तो किसका विशेष महत्व नहीं है? तो लय युक्त सस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, मौन वाचन का, विचारात्मक विश्लेषण प्रश्नों का। इसमें किसका महत्व नहीं है? तो लय युक्त, मतलब गद्य में लय युक्त सस्वर वाचन का महत्व उतना नहीं है, क्योंकि गद्य का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। कविता में सस्वर वाचन होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक शिक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी नाटक शिक्षण की विधि नहीं है? तो नाटक में नाट्य विधि, अभिनय विधि, समीक्षा विधि, संवाद विधि। तो देखो ये संवाद होता है, अभिनय होता है, नाट्य होता है, समीक्षा विधि नहीं होती है। तो ये जो है क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है। तो हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है विशिष्ट, क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखा हुआ है। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये टीजीटी, पीजीटी और अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, सॉरी कौन सा? टीजीटी और पीजीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास वीडियो का हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।